It's an inhibitor of sodium chloride symport and primary site of action in the DCT. It's an diuretic therapy. जो सेकंड है अपने पास और आई थिंक ये था. It's an inhibitor of sodium chloride symport and primary site of action in the DCT. DCT is the distal colloided tubules. ये किया था. And drugs are thiazide and related drugs. हो गया था यहाँ तक. तो स्टार्ट करते हैं. thiazide mechanism of action. आज कंप्लीट हो जाएगा ये रेनल सिस्टम और ओबीजी भी कंप्लीट हो गया आज. यस, कल से गायनिक स्टार्ट हो जाएगा. कल से मतलब जब भी क्लास होगी तब से. और बाकी तो ठीक है, मेरा तो हो ही गया वैसे भी. वो करे ये तो लिख लिया था कल, ले लेगा. नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियाजाइड ड्रग. कैसे वर्क करती है उसकी हम बात करते हैं और कैसे अपना एक्शन दिखाती है यहाँ पे. कल जो पढ़ाया उसमें कुछ डाउट है किसी को? है कुछ पता ही नहीं चला सर. डाउट कहाँ से आएगा? पता चला नहीं चला? पता नहीं. कुछ आंसर से ये पता नहीं चलता कि आपको पता चला कि नहीं चला, समझ में आया कि नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा. चलो कोई नहीं, बात करते हैं इसकी. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले लिखिए आप. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियाजाइड. ये कोड बता आप पढ़े हो इसके चक्कर में, इसलिए आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है. रीजनिंग पढ़ने में लगे पड़े, होता नहीं क्या होगा. व्हाइट बोर्ड यूज ही नहीं करते कोई. मैं यूज करता हूँ केवल. फिर मेरे को भी पीपीटी नहीं लिखना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा. सो अरे कहाँ गया ये, कहाँ चला गया भाई व्हाइट बोर्ड. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन व्हिच ग्रुप ऑफ ड्रग? थियाजाइड. नेप्रोन तो पता है सबको, तो कल पता नहीं चला तो देखते हैं आज क्या होता है. आज उसे भी ज्यादा बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आएंगे और जब मैं डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन पढ़ाऊंगा तब. सो ये है नेप्रोन. इट्स नॉट एन ब्यूटीफुल और एनाटॉमिकल नेप्रोन बट ठीक है. सो DCT, then loop of Henle and DCT and last is connecting tubules. So जब हम हमारी जो थियाजाइड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे जो ड्रग है वो एक्ट करती है हमारी DT वाले पार्ट. DCT वाले, DT या DCT की बात है. सो डिस्टल क्वालिटी ट्यूबल पे वर्क करती है और यहाँ पे हमने एक स्पेशल को ट्रांसपोर्टर याद होगा आपको, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट या को ट्रांसपोर्टर जो आपका प्रेजेंट होता है. दिस पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 65% and till this is responsible for nearby 25%. so total reabsorption is nearby 90% is already done. यहाँ पहुंचने से पहले कितना हो चुका है 90. यहाँ पे सिर्फ कितना पहुंचा है 10%. आउट ऑफ दिस 10% द रिमेनिंग जो हम बात कर रहे हैं उसमें से 3 to 4% जो है वो यहाँ पहुंचेगा. 3 to 4% मतलब इट मींस नियरबाई 6 to 7% जो है वो आपका ये DCT पार्ट जहाँ पे सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट एंड प्रिंसिपल सेल्स एल्डोस्टेरोन प्रिंसिपल सेल्स दोनों मिलकर कितना करते हैं नियरबाई 6 to 7%. जब हम इस ड्रग की पहले इसका नॉर्मल हम बात करें तो ये क्या करता है, यहाँ से एक सोडियम और एक क्लोराइड को यहाँ पे क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब करेगा. इट विल रीअब्सॉर्ब द वन सोडियम एंड वन क्लोराइड फ्रॉम द फिल्ट्रेट. ल्यूमेन से क्या करेगा, एक सोडियम और एक क्लोराइड को अब्सॉर्ब करेगा. वेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे आपके सोडियम पोटेशियम 80 पेजेस पंप है. थ्रू दिस पंप ये क्या करेगा, सोडियम को आउट करेगा और उसके बदले में अंदर कौन आएगा, पोटेशियम. 2 सोडियम बाहर, 3 पोटेशियम अंदर. क्लोराइड अपने चैनल के थ्रू बाहर निकल जाएंगे. यस, इस तरह से रीअब्सॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा इस पार्ट के ऊपर, इस इंपोर्ट के ऊपर. अब यहाँ पे सिंपल सा है, जब आप इसको थियाजाइड ग्रुप ऑफ ड्रग देंगे तो थियाजाइड ग्रुप ऑफ ड्रग विल बाइंड ऑन दिस रिसेप्टर, दिस इंपोर्ट एंड इसको ब्लॉक कर दिया. जब ये ब्लॉक होगा तो यहाँ से किसका एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा, सोडियम एंड क्लोराइड का. सो सोडियम आपको कहाँ मिलेगा, यूरिन में ऑब्वियसली. यहाँ पे क्या आएगा आपका सोडियम, और जब सोडियम लॉस होगा तो उससे क्या होगा, डाययूरेटिक इफेक्ट आएगा. इसलिए क्या करती है, डाययूरेटिक इफेक्ट लाती है. बट जो आपका इसका एब्जॉर्प्शन है वो नियर बाय 6 to 7% वो भी एल्डोस्टेरोन के साथ मिल गए, तो इसका तो बहुत कम है, 3 to 4-5% मान लो आप तो हो सकता है. इसलिए सोडियम का लॉस क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू लूप डाययूरेटिक्स. इसीलिए ये यूरिन आउटपुट में क्या करेगी, थोड़ा कम कंपेयर टू लूप डाययूरेटिक्स. साथ में क्या लॉस होगा, Cl क्लोराइड. तो यूरिन में आपको क्लोराइड देखने को मिलेगा. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जो इसमें हमें समझना है, जो हमने कल भी लिखा था, इट इज आल्सो नोन एज कैल्शियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स. कैल्शियम का मैंने दो टाइप का एब्जॉर्प्शन आपको बताया था. एक था पीटीएच डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, एंड एक है नॉन पीटीएच डिपेंडेंट. सो नॉन पीटीएच तो हमने कल पढ़ लिया था, यहाँ पे पढ़ा था याद है, पॉजिटिविटी ऑफ द ल्यूमेन विल हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, दैट इज नॉन पीटीएच डिपेंडेंट. आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा है, पीटीएच डिपेंडेंट. तो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा इधर क्लियरली बना के आपको बता रहा हूं. इधर लाइक ये आपका ट्यूबल्स वाला पार्ट, दिस इज द रेनल ट्यूबल्स DCT, एंड यहाँ पे मैं इसकी एक सेल बना के आपको बता रहा हूँ. सो दिस इज द सेल जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. क्लियर, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ बनाया. इधर आपका कौन सा सिम्पोर्ट है, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट, एंड इधर आपके हैं वेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे आपके सोडियम पोटेशियम 80 फेजेस पंप. सोडियम पोटेशियम 80 फेज पंप, इनका वर्क तो बताइए आपको. नेक्स्ट on this basolateral membrane here we have one more thing, that is this is the receptor for PTH. ये क्या है, PTH receptor. PTH receptor पैराथायरॉयड हार्मोन जो आपका कहां से आता है, कौन सी ग्लैंड से, पैराथायरॉयड ग्लैंड से. जो कैल्शियम रिजोल्यूशन में आपका हेल्प करेगा, वो रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट है, PTH ग्लैंड के ऊपर, जहां सॉरी दिस basolateral membrane जहां पे PTH हार्मोन आके बाइंड करेगा. एंड on this luminal membrane here we have the
स्पेशल ट्रांसपोर्टर फॉर कैल्शियम, ये किसके लिए है? कैल्शियम ट्रांसपोर्टर, बट दीज आर टोटली डिपेंड ऑन पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। जब इनके रिसेप्टर पे बाइंड होगा, वो स्टिमुलेट होगा, तभी ये रिसेप्टर, ये जो चैनल है, ये वर्क करेंगे और कैल्शियम का क्या कराएंगे? रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, अदरवाइज रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराएंगे। सो होगा क्या, देखिए आप यहाँ पे पीटीएच रिलीज होगा पैराथायरॉइड हार्मोन से, वो किसको इस पे बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद किसको स्टिमुलेट करेगा? इन चैनल्स को। चैनल स्टिमुलेट होने पे यहाँ से ल्यूमन से क्या आएगा? यहाँ से क्या आएगा? कैल्शियम सेल के अंदर। क्लियर यहाँ तक? और इसमें कोई डाउट नहीं। कैल्शियम जब सेल के अंदर आएगा, हियर वी हैव द स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर व्हिच इज नोन एज काउंटर ट्रांसपोर्टर। लाइक काउंटर ट्रांसपोर्टर की तरह चैनल है यहाँ पे। ये चैनल क्या करता है? इट विल थ्रो आउट वन कैल्शियम, ये कैल्शियम को क्या करता है? बाहर निकालता है, एंड इन रिप्लेसमेंट ऑफ दिस कैल्शियम इट विल टेक वन सोडियम इन। याद रखे, समझे इसको। पीटीएच बाइंड होगा अपने रिसेप्टर पे, स्टिमुलेट करेगा किसको? चैनल को। यहाँ से कौन अंदर गया? कैल्शियम का रिडक्शन हुआ, सेल के अंदर आया, सेल से जब इसको ब्लड में भेजना है, तो थ्रू दिस स्पेशल ट्रांसपोर्टर वन कैल्शियम विल मूव आउट एंड वन सोडियम इन द प्लेस ऑफ दैट कैल्शियम मूव इन। एक बाहर जाएगा तो एक अंदर आएगा। क्लियर? एंड इसके थ्रू भी क्या हो रहा है? ये जो आपका चैनल है, सॉरी ट्रांसपोर्टर है, ये क्या करेगा? वन सोडियम एंड वन क्लोराइड अंदर लेगा। ये जो है, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, जो आपका 80 पेजेस पंप है, इसको इधर ना बनाइए, सो इट विल बी बेटर। ये सोडियम जो है यहाँ से क्या होगा? सीधा इसके थ्रू, यहाँ से 80 पेज पंप के थ्रू बाहर, सो सोडियम विल मूव आउट, एंड इसके बदले में अंदर कौन आएगा? पोटेशियम विल मूव इन, एज वेल एज दिस सोडियम व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर। ये जो कैल्शियम के बदले में इधर आ रहा है, ये भी क्या होगा? इधर से इधर आएगा, और थ्रू दिस 80 पेजेस पंप बाहर जाएगा, और यहाँ से कुछ सोडियम को वापस यूज करेगा और इसके थ्रू इधर डालेगा, और इसके साथ क्या होगा? सोडियम का ये रिसाइक्लिंग होगा, इसकी वजह से कौन एब्जॉर्ब हो जाएगा? कैल्शियम। ये क्या होता है? नॉर्मली कुछ ऐसा प्रोसेस चलता है। अब हम बात करें कि इस थियाजाइड देने के बाद कैल्शियम स्पेयर कैसे होता है, कैल्शियम का अमाउंट ब्लड में ज्यादा कैसे हो जाता है? ये तो नॉर्मल जो रिएब्जॉर्प्शन हुआ है, व्हाई इट इज इंक्रीज इन केस ऑफ थियाजाइड लाइक ड्रग्स। सो जब हम थियाजाइड देंगे तो थियाजाइड किसको ब्लॉक करेगा? इट ब्लॉक दिस ट्रांसपोर्टर, ये ब्लॉक हो गया। व्हेन दिस ट्रांसपोर्टर इज ब्लॉक्ड, द एंट्री ऑफ सोडियम फ्रॉम ल्यूमन टू सेल इज आल्सो ब्लॉक्ड। सो ये क्या हो जाएगा? सोडियम का अमाउंट यहाँ पे डिक्रीज। जब सोडियम का अमाउंट डिक्रीज होगा, तो ये जो 80 पेजेस पंप है, जिसको क्या चाहिए? यहाँ से इधर से सोडियम मैसेज आ रहा है, ये इसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए? सोडियम चाहिए। सोडियम के बिना वर्क नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क विदाउट सोडियम। सो इधर से सोडियम आना बंद। अब इसके पास ऑप्शन क्या है? इसके पास 80 पेज पंप के पास और कहां से सोडियम आ सकता है? इट कैन टेक सोडियम फ्रॉम दिस साइड। सो ये इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल को बोलेगा आप मुझे क्या दो? सोडियम दो। इसके बदले में आप सेल से बाहर क्या फेंकते हो? कैल्शियम। सो दिस चैनल विल थ्रो आउट मोर एंड मोर कैल्शियम आउट फ्रॉम द सेल, और जब ये ज्यादा कैल्शियम को बाहर भेजेगा, तो यहाँ से ज्यादा अमाउंट में क्या आएगा? सोडियम, और उससे ये पंप रन होगा। बट प्रॉब्लम क्या होगी? जब कैल्शियम यहाँ से ज्यादा आउट होगा, तो सेल के पास कैल्शियम की क्या हो जाएगी? कमी, एंड सेल विल स्टिमुलेट रिसेप्टर, पीटीएच रिसेप्टर। पीटीएच बोलेगा अपने चैनल को कि आप कैल्शियम को क्या करो? बाहर से ज्यादा एब्जॉर्ब करो, क्योंकि मेरे पास कैल्शियम की क्या हुई है? कमी, एंड दैट्स व्हाई द कैल्शियम विल एब्जॉर्ब मोर एंड मोर फ्रॉम दिस ल्यूमन, एंड द पर्सन विल हैव हाइपरकैलेमिया इन केस ऑफ थियाजाइड लाइक ड्रग्स। क्लियर? यस, चलिए आगे हटा दे। So this is the mechanism of action of thiazide like drugs and how it will produce hypercalcemia, जो हम यहाँ पे देखा। कल 10 बजे आना है आपको, 10 बजे होता है, सो 10 बजे आना है, और फिर उसके बाद 2 बजे से मैं आ जाऊंगा, 2 बजे से हम स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन। यस, 2 to 5 एंड देन 5 बजे बाद मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा। इन 3 आवर्स वी कंप्लीट द सॉल्यूशन, और आई विल ट्राई टू कंप्लीट बिफोर 5 आल्सो। अगर होता है तो मैं पहले करके आपको पहले ही छुट्टी, नो क्लास आफ्टर 5 PM। हैप्पी? नहीं सर, हैप्पी फिर भी नहीं, हम तो आप छुट्टी रख दो। क्लियर है? वो करें, ये हमने सोचा कि एक ही संडे होता है जो छुट्टी का नाम छुट्टी वाला होता है, और हम उस दिन भी आपको और ज्यादा, हमारे दूसरे टीचर को ज्यादा ले लेते क्लास, 2 बजे से 7:30 से 8 बजे देते हैं, यही होता है। तो इसलिए हमने डिस्कस करके सोचा कि इनको थोड़ा जल्दी फ्री करें, ताकि ये गोलगप्पे या जो भी इनको खाना है वो खा सके जाके। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, संडे को ऑन एवरी संडे यू विल बी फ्री बाय 5 PM, 5 बजे आप क्या हो जाओगे? फ्री हो जाओगे। उसके बाद आप जो खाना है वो खाएं, और फिर पढ़ाई करके सो जाए। चले आगे, ये हो गया, चले हटा लें। तो इसमें कैसे हो रहा है, समझ आया कुछ है? आया? देखते हैं एग्जाम में कितना आएगा। अभी वन मोर ऑप्शन, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि थियाजाइड ड्रग में आल्सो प्रोड्यूस हाइपरकैल्सीमिया, वो भी ऑप्शन है, आप लिख सकते हैं। इसको ना पढ़े तो भी आपकी मर्जी है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि सर ये भी पढ़ना ही पड़ेगा, कि हाइपरकैल्सीमिया याद कर सकते हो आप, हाइपरकैल्सीमिया, और बाद में हाइपर हाइपर होते हैं, हाइपर 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 हो जाता है, फिर हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। पता नहीं हाइपोकैल्सीमिया से हाइपोकैलेमिया कब होगा, वो भी पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट वो करें, क्या थियाजाइड ड्रग जो है वो हाइपो इधर पोटेशियम लॉस करवाएगा? क्या ब्लड में हाइपोकैलेमिया होगा? कैसे? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस नेफ्रॉन, on this DCT and DCT part we have the principal cell, P cell. These are the P cell which is responsible for the reabsorption of potassium. कहाँ reabsorption होता है? Reabsorption of sodium from the lumen, and in replace of sodium they will give potassium to the lumen. ये चैनल बंद, ये ट्रांसपोर्टर बंद हो गया, काम नहीं कर रहा है, सो यहाँ से एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम आएगा, इधर ज्यादा आएगा। एंड प्रिंसिपल सेल जो है वो अपनी एबिलिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है, भैया जब आपको लगता है कि मैं नॉर्मली रोज इतना काम करता हूँ, लेकिन कभी एक्स्ट्रा बढ़ना है, तो आप अपनी जितना एक्स्ट्रा कर सकते हो उतनी कोशिश करते हैं कि इससे ज्यादा ये कर सकते हो या कर सकता हूँ, करते
सो ये भी क्या करेगा कि ट्राई टू रीअब्सॉर्ब एज मच एज पॉसिबल सोडियम। नॉर्मली 10 करता तो ये 20 करने की कोशिश करेगा, 25 करने की कोशिश करेगा। एंड व्हेन इट रीअब्सॉर्ब मोर एंड मोर सोडियम देन इट विल गिव मोर एंड मोर पोटेशियम टू द ह्यूमन एंड दैट्स व्हाई पर्सन विल हैव लॉस ऑफ पोटेशियम आल्सो इन दिस ड्रग। So potassium sparing diuretics ये भी नहीं है. The loop diuretics is also not a potassium sparing and this thiazide is also not a potassium sparing. Potassium sparing हम आगे पढ़ेंगे अभी जो इसकी अगली ड्रग है. तो ये हो गया फार्माकोकिनेटिक एब्जॉर्प्शन ओरल एडमिनिस्ट्रेड ओरल रूट ओनली. जब हम इस ड्रग की बात करें तो इसको आईवी दे सकते हैं, वी कैन गिव आईवी, बट कुछ पॉइंट्स है लाइक ओरल से देने पे जो ड्रग का इफेक्ट है वो थोड़ा इंक्रीज ज्यादा टाइम तक रहता है. इसकी जो हाफ लाइफ, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है नियर बाय 2 to 4 आवर होता है. कितना एक्शन करती है बॉडी में? 2 to 4 आवर्स. अगर आप इसको सिस्टमिक देंगे तो ये बॉडी में बहुत जल्दी इफेक्ट इसका कंप्लीट खत्म हो जाएगा, लेकिन जब हम ओरल रूट से देंगे तो स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होगा, तो इफेक्ट थोड़ा क्या रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा. इसलिए हम इसको ज्यादा प्रेफर कैसे करते हैं, ओरल रूट से. ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 आवर 2 to 4 आवर इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये हो गया. क्या वो करें? नेक्स्ट मैकेनिज्म तो हो गया. साइड इफेक्ट, व्हाट आर द साइड इफेक्ट? Hypercalcemia is the major problem with thiazide-like drugs. So when person is suffering with hypercalcemia, thiazide is completely avoided, and when patient is suffering with the hypocalcemia, then preferred drug is thiazide if person is required diuretic therapy. So hypokalemia because of the loss of potassium, chloride loss, hypercalcemia, increased uric acid. अभी पढ़ाऊंगा मैं यूरिया रिसाइकिल थोड़ी देर में. So these are the side effects. इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? Hypercalcemia. मिठाई खानी है? So very good. आएगा अभी आएगा. हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं दिया? अच्छा पेपर के लिए काउंट कर रहे हैं. पेपर के लिए आप लोग नहीं आओगे मुझे पता है, क्योंकि पेपर के लिए तो ज्यादा आएंगे आप लोगों में से. डोंट वरी, आएगा, मिठाई भी आएगा, बहुत कुछ आएगा. नेक्स्ट आगे द लास्ट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक बातें निकल रही है. अगर जल्दी लिखोगे तो टॉपिक जल्दी खत्म हो गया तो आज भी जल्दी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, मेरे पास कुछ है नहीं. बट कब होगा? जब आप लोग जल्दी जल्दी करोगे. ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे उसको इतना ही इतना ही आएंगे. इतने ही आते क्या? नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ इनसे. नेक्स्ट इज लो एफिकेसी डायरेटिक्स. लो एफिकेसी जहां पे आउटपुट जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम जो है इंक्रीज होता है, कम नहीं होता है, नॉर्मल से थोड़ा सा इंक्रीज होता है, उसको हम किसमें पढ़ते हैं? लो एफिकेसी है जिसको हम बोलते हैं लो एडजॉइंट डायरेटिक्स. सो क्या इसमें देखने को मिलेगा? 3 ग्रुप बनाए थे मैंने कल आपको. पोटेशियम स्पेरिंग, सोडियम चैनल लाइक नॉट सोडियम चैनल, पोटेशियम स्पेरिंग, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर. सो देयर आर 3 ग्रुप. कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर लिख दिया आप लोगों ने, वापस से लिखना है, मैं जस्ट लिख रहा हूं. एंड इन दिस वी हैव एन एग्जांपल दैट इज एसिटाजोलामाइड. तो इस फॉर hydrocephalus or in glaucoma also. Second is the potassium sparing diuretic like two example they aldosterone antagonist and sodium channel blocker. Aldosterone antagonist is one drug spironolactone, and aldosterone antagonist के अंदर sorry sodium channel blocker में amiloride triamcitrate कल कहते हैं. and the last one is osmotic diuretics जहां पे हम पढ़ेंगे mannitol and glycerol. तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स. किसको इसके बारे में पता है? मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मैं, और कुछ नहीं पढ़ा रहा मुझे, नहीं पता है. हाई कार्बन का रिएब्जॉर्प्शन कहां पे होता है ये भी नहीं पता है. प्रॉक्सिमल कॉलेटेड ट्यूबुल अप्रोक्सीमेटली 90 to 99% of bicarbonate is reabsorbed at the PCT part. जो मैंने आपको पढ़ाया था, it is not directly reabsorbed, it is indirectly reabsorbed, and which enzyme help in the absorption of bicarbonate carbonic anhydride. That is the mechanism of action of this drug. अगर वो आपको पता है तो वही है. अब क्या करें, पता तो है नहीं आपको. एग्जांपल क्या है? एसिटाजोलामाइड. क्या है देखो भाई, मैंने कल भी बोला था घर से पढ़ के आना, पढ़ते हो नहीं. मुझे बार बार इसको बनाना पड़ा नेफ्रॉन को, ये भी परेशान हो गया होगा नेफ्रॉन. कितनी बार बनाओगे? चलिए ये है आपका पीसीटी, और ये है एक बड़ी सेल बना दी हमने पीसीटी की. सब कुछ तो हो गया. रिएब्सॉर्ब अपने ट्रांसपोर्टर के थ्रू, कोई काउंटर ट्रांसपोर्टर, कोई को ट्रांसपोर्टर, सबके थ्रू अपने सोडियम एब्सॉर्ब, पोटेशियम सॉरी ग्लूकोज एब्सॉर्ब, अमाइनो एसिड एब्सॉर्ब और अदर कैल्शियम मैग्नीशियम सारे एब्सॉर्ब हो गए. बस कौन गया यहाँ पे? बाइकार्बोनेट, जिसका नाम था HCO3-, याद है? सो सिंपली हम बनाते हैं इसको. क्या होता है देखिए, सेल के पास प्रेजेंट है वाटर एंड इसी के पास प्रेजेंट है CO2. होता है ये सेल के पास, और इसी पूरी सेल के पास, इसी सबके पास होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम. सो विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम, these two component combine together, C मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम, and they will form H2CO3 carbonic acid. This is a buffer, major buffer for acidic system.
Now this will be break into two part. One is HCO3 minus and one is H plus. Again enzyme is carbonic anhydride. तो बाइकार्बोनेट यहाँ से सीधा ट्रांसफर करके अपने ब्लड में भेज दिया जाएगा. फर्स्ट कौन गया? H. नेक्स्ट यहाँ पे हमने पढ़े थे बहुत सारे ट्रांसपोर्टर, याद है? There is a special type of transporter which having two hands. एक बाहर से अटैच होगा, एक अंदर से अटैच होगा. ये क्या करता है? ऐसे फ्लिप करता है, अपने आप को टर्न करता है. एंड दैट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर इज नोन एज काउंटर ट्रांसपोर्टर. एक लेगा एक देगा, ऐसे को बोलते हैं काउंटर ट्रांसपोर्टर. सो हियर ऑन दिस ल्यूमिनल साइड द बाइंडिंग कंपोजिशन जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका सोडियम. यहाँ कौन बाइंड होता है? सोडियम. एंड इधर कौन बाइंड होता है? ये आपका H प्लस. बाइंड होने के बाद ये दोनों क्या करेंगे? फ्लिप करेंगे. सो ये सोडियम कहाँ जाएगा? सेल के अंदर. और ये H प्लस आयन कहाँ चला जाएगा? सेल से बाहर. यहाँ तक क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं. नाउ this H plus ion and this bicarbonate will have a bonding, and with the presence of carbonic anhydride enzyme they will form H2CO3 minus. Next further they will divide into two part with again carbonic anhydride, that is H2O and CO2, and they will reabsorb both and send to the cell, and they will come here combine and form this. और आपका bicarbonate क्या हो गया यहाँ पे? reabsorb. आया कुछ समझ में? In this whole theory main enzyme जो वर्क कर रहा है वो कौन है? Carbonic anhydride enzyme. Now you given acetazolamide. कौन सी ड्रग दिया? Acetazolamide. This acetazolamide is an carbonic anhydride inhibitor. So ये जहां भी कार्बोनिक एनहाइड्रेट वर्क कर रहा है उसको जाके क्या करेगा? ब्लॉक करेगा. So this will be blocked. जब ये ब्लॉक होगा तो ये बनेगा क्या? ये नहीं बनेगा. उसके बाद ये भी ब्लॉक, तो ये बन भी रहा तो ये नहीं बनेगा. ये नहीं बनेगा तो क्या H प्लस आयन आएगा? H प्लस आयन इस पे बाइंड नहीं होगा तो क्या ये ट्रांसपोर्टर वर्क करेगा? सो क्या सोडियम अंदर आएगा? सोडियम अंदर नहीं आएगा तो सोडियम कहां जाएगा? यूरिन में. और यूरिन में जब सोडियम जाएगा तो पेशेंट को क्या होगा? डायबिटिक इफेक्ट आएगा. बट थ्रू दिस सिंगल ट्रांसपोर्टर एंड दिस सोडियम इज ट्रैवलिंग वेरी लॉन्ग, स्टार्टिंग पार्ट से लास्ट पार्ट तक पहुंचना है. सो बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म आते हैं जो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेंगे, लाइक सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्ट, सोडियम क्लोराइड इंपोर्ट, देन एल्डोस्टेरॉन. ये सारे सोडियम को रीअब्सॉर्ब करते हैं. सो जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आएगा उसमें से कुछ अमाउंट वापस आगे जाकर रीअब्सॉर्ब होगा, माइनर सा अमाउंट कहां पहुंचेगा? यूरिन में. इसीलिए ये माइल्ड सा डायबिटिक इफेक्ट आती है. सीवियर डायबिटिक इफेक्ट नहीं आएगा. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ व्हिच ड्रग? कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर ग्रुप ऑफ ड्रग. क्लियर? यहाँ पे अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें तो देयर विल बी नो मेजर साइड इफेक्ट. ना कोई पोटेशियम लॉस ज्यादा कुछ होगा, ना कोई सीवियर लॉस, थोड़ा बहुत हो सकता है पोटेशियम पर, ज्यादा लॉस कुछ नहीं होगा. अदर कैल्शियम एल्शियम कुछ कोई इफेक्ट किसी पे नहीं आएगा, ना कोई क्लोराइड लॉस कुछ नहीं होगा. माइल्ड सा क्या देखने को मिलेगा? डायबिटिक इफेक्ट. सो जिन पेशेंट्स में आपको माइल्ड डायबिटिक रिक्वायर्ड है वहां पे हम यूज करते हैं कौन सी ड्रग? एसिटाजोलामाइड. क्लियर है? चलिए ये 4 बार तो पहले बना दिया मैंने, फिर भी वापस 5 बार बना रहे हैं. घर पे जाएं और अपने हाथों से कोशिश करें. जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे सब कुछ क्या होगा? इजी हो जाएगा आपके लिए. हो गया? मूव करें. आप लोगों को भी जल्दी नहीं जाना है मुझे लग रहा है. जाना है मतलब पढ़ना नहीं है. हाँ. नेक्स्ट द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग इज पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स. सो कभी कभी एग्जाम में या हम जब पेशेंट को ड्रग सेलेक्ट करते हैं तो वहां देखते हैं कुछ पेशेंट जैसे आते हैं जो हाइपोकैलेमिया के साथ एडमिट होते हैं, एंड उन पेशेंट्स में आपको डायरेटिक थेरेपीज देनी है. तो वहां पे हम लूप डायरेटिक्स एंड थियाज़ाइड डायरेटिक्स नहीं दे सकते बिकॉज़ दे विल कॉज लॉस ऑफ पोटेशियम मोर एंड मोर, एंड पेशेंट जो है सीवियर हाइपोकैलेमिया में हो जाएगा. सो उन पेशेंट्स को हम क्या प्रेफर करते हैं? पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, एंड वी हैव टू ग्रुप्स इन दिस कैटेगरी. वन इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट एंड सेकंड वन इज सोडियम चैनल ब्लॉकर. सो चलो देखते हैं, इसका भी बात कर लेते हैं. लिखने के लिए कुछ भी नहीं है आज की पूरी क्लास में, सिर्फ ऐसे सोडियम पोटेशियम ही होगा, कुछ भी लिखने का वर्ड नहीं होगा एक भी. और जो मैंने पहले पढ़ा है अगर वो आपको पता है तो बहुत मजा आएगा, बाकी पता नहीं क्या चल रहा है एबीसीडी. सो यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है? एबीसीडी पार्ट, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके वेरी इंपॉर्टेंट पी सेल और जिनको हम क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल सेल. ये आपकी पी सेल और प्रिंसिपल सेल्स. सो मैं मल्टीपल सेल ना बना के यहाँ पे एक सिंगल सेल ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे हम इसको अच्छे से समझ सकें. दिस इज द सेल, पी सेल और प्रिंसिपल सेल. इन दिस प्रिंसिपल सेल here we have the receptor for aldosterone, receptor for aldosterone which is produced by adrenal gland. Aldosterone which is produced by adrenal gland, and इनके receptors कहाँ present है? P cell principal cell के ऊपर receptors present है. When this receptor is stimulated, ये receptor stimulate होने के बाद क्या होगा ये हम बात करें अभी. So इसके जो वर्क है अगर हम उसकी बात करें तो इसके 3 वर्क है जो याद रखने. पहला फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोडियम चैनल. अगर आपके इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो सोडियम चैनल ओल्ड हो गए, खराब हो गए, डैमेज हो गए तो नए चैनल बनाने का काम किसका है? एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स. बहुत सारे ऐसे सोडियम होते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग में अंदर प्रेजेंट है, अभी उनका यूज नहीं आया रखा हुआ करके. तो ये क्या करता है? उन सोडियम चैनल को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करता है. सो सेकंड ट्रांसफरिंग ऑफ सोडियम चैनल फ्रॉम सेल टू वेसोलेट दिस ल्यूमिनल मेम्ब्रेन. थर्ड थिंग, कुछ सोडियम चैनल्स होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है बट ब्लॉक्ड है, क्लोज्ड है, उनको क्या करना? ओपन करना. सो ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल. सो 3 फंक्शन है किसके? एल्डोस्टेरोन के. फर्स्ट वन इज ओपनिंग द सोडियम चैनल, formation of new sodium channel, and third one is shifting the sodium channel from the cell to luminal membrane. और जब सोडियम चैनल यहाँ बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा? ज्यादा एंड ज्यादा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा. सो यहाँ पे क्या आ गया आपके सोडियम चैनल्स.
और ये स्टिमुलेट होगा तो सोडियम चैनल ज्यादा वर्क होंगे और इसके थ्रू क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। एंड जब सोडियम ज्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो उस कंडीशन में आपका यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, नॉर्मल या डिक्रीज। अगर आपको करना है ज्यादा यूरिन आ रहा है तो उसको कम करना। अब हमने कौन सी ड्रग दी, फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब जो रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, दैट इज एंटागोनिस्ट। सो आप जब एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ड्रग देंगे तो ये, ओके, इससे पहले एक और पॉइंट में लिखना भूल गया, यहाँ पे सोडियम जब अंदर जाएगा तो बाहर क्या जाएगा, पोटेशियम विल मूव आउट, जो नॉर्मली होता है। हाँ, अब आपने ड्रग दिया जिसने एल्डोस्टेरोन को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। जब एल्डोस्टेरोन ब्लॉक तो तीनों जो फंक्शंस थे वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप, नए चैनल नहीं बनेंगे, ओल्ड चैनल ओपन नहीं होंगे, और जो फ्लोटिंग चैनल है उनका शिफ्टिंग नहीं होगा। और उस कंडीशन में जो सोडियम चैनल की अवेलेबिलिटी है ल्यूमेन के ऊपर वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस, डिक्रीज। और जब सोडियम चैनल वर्किंग नहीं होंगे तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज, उस कंडीशन में पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो सोडियम तो यूरिन में जाएगा क्योंकि रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो सोडियम तो इधर आ गया। और पोटेशियम जो सेल के अंदर जो सोडियम के रिप्लेस में बाहर आ रहा था वो बाहर नहीं आएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, स्पेयरिंग, पोटेशियम यही रहेगा। और उस कंडीशन में पोटेशियम का लॉस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, स्पेयर। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, क्योंकि ये सोडियम को बाहर रखती है और उसके बदले में पोटेशियम नहीं देती है, लॉस नहीं कराती, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। दिस इज द फर्स्ट ड्रग, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट या एल्डोस्टेरोन ब्लॉकर। सेकंड ड्रग दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर। ड्रग आपने दिया लाइक एमिलोइड्स दिया, वो ड्रग इसको कोई फर्क नहीं, इसको कुछ नहीं करेगी, वो बोलेगी आप अपना काम करो, एल्डोस्टेरोन को बोल रही है आप अपना काम करो, ड्रग सीधा कहां जाएगी, ऑन दिस ल्यूमिनस मेम्ब्रेन, एंड यहां पे जो वर्किंग सोडियम चैनल है उन सबको ब्लॉक कर देगी। इसका काम जो है वो चल रहा है, लेकिन जो चैनल है उनको डायरेक्टली क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और जब डायरेक्टली सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे तो सेम इफेक्ट आएगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा और पोटेशियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा, और उसकी वजह से सोडियम यूरिन में और पोटेशियम सेल से ब्लड में, और उससे पोटेशियम स्पेयर हो जाएगा। तो तीन चार थे टू पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, याद हो गया, हटा दे, इसमें कुछ है नहीं। सो दीज आर आइदर द एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट यानी जो एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करता है। एंटागोनिस्ट अगर याद नहीं रहे तो क्या लिख सकते हैं, एल्डोस्टेरोन ब्लॉकर, और inhibit the sodium channel in DCT and collecting duct. The spironolactone is an example of aldosterone antagonist. ये हो गया, चलिए आगे। नौ से तुम बैठ जाते हैं, जब आप हो जाए तो बता देना, हो गया। बाकी तो होता नहीं आपका, जल्दी से नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ जी। सो जो तीन ड्रग आप जो बता रहे हैं, एमिलोराइड जो मैंने अभी एग्जांपल लिखवाऊंगा अभी इसके आगे है, सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंदर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। एक आपका है एम्लोडिपिन, जो आप कार्डियक पेशेंट या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में यूज करते हैं बीपी को यूज करने के लिए। एंड एक ड्रग पढ़ते हैं एमिट्रॉन, एमिट्रॉन कोल्ट्रॉन, जो हम यूज करते हैं एरिथमियास के अंदर। सो ऑल थ्री आर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ड्रग। फर्स्ट इज एमिलोराइड, इट्स है सोडियम चैनल ब्लॉकर इन किडनी, जो हम पढ़ रहे हैं डीसीटी पार्ट के अंदर, और वहां पे सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करके यूरिन आउटपुट को बढ़ाने वाली एंटी सॉरी डाययूरेटिक, नॉट एंटी डाययूरेटिक ड्रग है। सेकंड ड्रग जो हम बात करें एम्लोडिपिन, जो आप कॉमनली देखते हैं जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं वहां पे बहुत कॉमन 5 mg एम्लोडिपिन हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। एंड इट विल ब्लॉक द कैल्शियम चैनल, जो आपके कैल्शियम चैनल पर कहां पे, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, किडनी में है, कहां पे, न्यूरॉन में। अरे न्यूरॉन में कहां कैल्शियम चैनल ब्लॉक करेंगे, कैल्शियम चैनल कहां ब्लॉक होते हैं, मुंह में, where the calcium channel are situated normally, कहां पे होता है कैल्शियम चैनल। सो जब भी हम बात करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, तो इट्स रिलेटेड टू कार्डियक सिस्टम, इट्स रिलेटेड टू कार्डियक सिस्टम, एंड जो आपके मसल्स हैं वहां पे कैल्शियम चैनल को प्राइमरी ब्लॉक करेगा, उसकी वजह से वैसोडाइलेशन होगा और बीपी रिड्यूस होगा। साथ में हार्ट के अंदर भी कुछ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम करके आउटपुट को थोड़ा क्या कराएगा, रिड्यूस कराएगा, जिससे भी बीपी आपका कम होगा। एंड जो लास्ट जगह वो है एमिट्रोन एंड कोल्ड्रोन, जो आती है इट्स एन ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एट्रियल टेकिकार्डिया, और जो आपका एट्रियल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वहां पे हम देते हैं। टेकिका वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम में नहीं देते, वेंट्रिकुलर में क्या ड्रग या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, दो कंडीशन होती है, एक होता है आर्टेरियल टेकिकार्डिया या आर्टेरियल फिब्रिलेशन, और एक होता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। दोनों में डिफरेंस है, क्या ड्रग किसमें यूज करते हैं, एट्रियल में, वेंट्रिकुलर में नहीं करते क्या, क्यों। सो मैंने पहले भी बताया, याद होगा आप लोगों को, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर हम हार्ट की बात करें तो ये आपके चार चैम्बर, जो ब्लड यहां पहुंचता है वो ग्रेविटी के फोर्स से भी नीचे आता है और कॉन्ट्रैक्शन से भी नीचे आता है, दोनों होता है। नियर बाई अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द ब्लड व्हिच इज प्रेजेंट इन एट्रियम विल बी मूव डाउन विदाउट एनी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। बिना एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के 80% ब्लड कहां जा सकता है, एट्रियम टू वेंट्रिकल में जा सकता है। सो अगर पर्सन एट्रियम काम नहीं भी करे फिर भी पर्सन कभी मरेगा नहीं, कुछ नहीं होगा उसको, उसको कोई इश्यूज नहीं आएगी, क्योंकि 80% ब्लड इज सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी डिमांड। सो इसीलिए एट्रियल प्रॉब्लम है तो आपको डिक्लेयर करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, वहां पे आप आराम से वेट कर सकते हैं। इसलिए वहां ड्रग ऑफ चॉइस है एमिट्रोन कोल्ट्रोन, जो प्राइमरी कौन से ग्रुप की ड्रग है, एंटी एरिथमिक ड्रग पढ़ते हैं, कौन सी ग्रुप में आती है, क्या करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एमिट्रोन कोल्ट्रोन कहां पे किससे काम करती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एमिट्रोन एंड कोल्ट्रोन। इट्स एन एंटी एरिथमिक ग्रुप ड्रग, जिसको मेजर ग्रुप बोलते हैं, वो कौन सी आती है, एंटी एरिथमिक ग्रुप। अब एरिथमिया को कम करने के लिए आप दे रहे हैं तो किसको ब्लॉक करेगी वो, है किसी को नहीं करेगी। यही तो आप लोग क्या करते हो, रटते हो बस, रट लो एमिट्रोन एरिथमिया में दे देंगे बस, क्यों देंगे, क्या करेगी पता नहीं, क्यों करते हैं। ओके रिदम कैसे मेंटेन, कौन करा रहा है रिदम को मेंटेन,
ऐसे नोट हैवी नोट जो फायर करता है तो उसे क्या होता है, आपका जो रिदम है वो स्टार्ट होता है, आपकी जो रेट है जो भी है वो सर बढ़ाते हैं, मेंटेन होती है, ऐसे नोट फायर करेगी, देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन सारा जो भी है इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलता है। सो जब हम ये एमिटोन एंड कॉर्डोन जो ड्रग हम प्रोवाइड करते हैं, जो आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जिसके थ्रू आपकी एसे नोट वर्क कर रही है, जिसके थ्रू एसे नोट फायरिंग कर रही है, वहां पे कौन से सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, पैरासिम्पैथेटिक और आपका सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। दिस इज आल्सो अ मिस्ट्री अगेन। पैरासिम्पैथेटिक किया तो हार्ट रेट कम हो जाएगा। सो आप लोग घर जाके आज पढ़ना बेसिकली, पर सिंपल सा है कि जो आपका जो ऐसे नोट फायरिंग कर रही है उसकी रेट को क्या कराती है, थोड़ी रिड्यूस कराएगी, उससे आपकी हार्ट रेट क्या होगी, कम होगी। बट कैसे कराती है, कौन सा सिस्टम है, वो आप कल पढ़ के आना, ठीक है। हाँ, और वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम है पेशेंट में, अगर वेंट्रिकल्स वर्क नहीं करे तो वेंट्रिकल्स को जो ब्लड है वो अपनी ग्रेविटी के अपोजिट यहाँ से और यहाँ से, इधर से लंग में भेजना है, इधर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजना है। सो दोनों ग्रेविटी के अपोजिट होता है, एक 0 ml ब्लड भी बिना कॉन्ट्रैक्शन के बाहर नहीं निकलता है। इसी वजह से वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम होती है, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इसलिए तुरंत क्या लगाना है, कीप अवे विद ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम। बाकी ये तो सब डिटेल में पढ़ाएंगे, इट्स नॉट माय पार्ट। नेक्स्ट, सोडियम चैनल ब्लॉकर, ये होगी, साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा है नहीं, हाइपरकैलेमिया क्योंकि ये पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है जो कर सकती है, वोमिटिंग, पोटेशियम बढ़ेगा तो वोमिटिंग हो सकती है। इधर इधर कहीं नहीं जाएगा। Okay, the last group which is known as osmotic diuretics. It's only the group of drugs which produces diuretic effect without losing any electrolytes. So अगर इलेक्ट्रोलाइट आपको प्रिवेंट करना है लॉस को, तो आप किसके साथ जा सकते हैं, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। चाहे आपको सोडियम भी लॉस नहीं कराना है और कोई भी लॉस नहीं कराना है, तो हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, which is also drug of choice in cerebral edema, increase ICP। ठीक है। The last one is an osmotic diuretics and examples are mannitol and glycerol। mannitol जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, that is 20% mannitol जो हम यूज करते हैं। mannitol कौन सा है, 20% जो कॉमनली यूज होता है। जब भी mannitol रन करे तो क्या ध्यान रखना है आपको, नॉट ओनली mannitol बट विद एवरी डायरेटिक्स पेशेंट का हमेशा आउटपुट आपको असिस्ट करते रहना है। mannitol क्या करता है, देखें, ये mannitol दे दिया पेशेंट को आपने, mannitol is a type of hypertonic solution, hypertonic solution। so mannitol को आपने किसमें यूज कर दिया, ब्लड में। नॉर्मली ब्लड की जो ऑस्मोलिटी है वो नियर बाय 300 मिलीऑस्मोल हम बात करते हैं, 270 टू 300। सो ये 300 के साथ था, लेकिन इसमें जैसे ही आपने mannitol ऐड किया, इसकी ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज और डिक्रीज। सो mannitol इंक्रीज द ब्लड ऑस्मोलिटी करेगा, इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलिटी। व्हेन ब्लड ऑस्मोलिटी इंक्रीज, ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ज्यादा है, सो वहां पे क्या होगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कब होता है, जब इनर और आउटर, इनर सेल जो आपकी एक्सटर्नल सेल है या फिर इंटर सेलर एंड एक्स्ट्रा सेलर के बीच में जो ऑस्मोटिक डिफरेंसेस होता है, तभी क्या देखने को मिलता है आपको, ऑस्मोसिस। सो ब्लड के अंदर ऑस्मोलिटी, जैसे ये सेल है आपकी और ये ब्लड वेसल्स है, सेल की ऑस्मोलिटी 300, इसकी भी 300, तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन हमने ब्लड में क्या ऐड कर दिया, mannitol। मान लीजिए mannitol ने 100 और बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हो गया, 400। तो यहाँ पे 400, यहाँ पे 300। इसको क्या करना है, इक्वल, इधर सोल्यूट जाता है तो ये क्या करेंगे, वाटर को अपनी ओर पुल करेंगे। सो सेल का जो वाटर है वो सारा किसमें आएगा, ब्लड वेसल्स में। और जब ब्लड वेसल्स में आएगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज ऑस्मोलिटी, ब्लड ऑस्मोलिटी लीड टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से क्या होगा, फ्लूइड का मूवमेंट कहां से कहां, फ्लूइड मूव कहां से, फ्रॉम इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रासेलुलर। जब ये मूवमेंट होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। सो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अपना जो नियर बाय 70% वॉल्यूम कहां रहता है, ब्लड में। ब्लड में 7% होता है, 70 नहीं। सेल के अंदर इंट्रासेलुलर 70% होता है, इतनी बात दिखा दिया। वहां से फ्लूइड आ रहा है किसमें, एक्स्ट्रासेलुलर में, तो एक्स्ट्रासेलुलर का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, तो उस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट पे क्या इंपैक्ट आएगा, इंक्रीज। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमने लिखा था, आउट ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट नियर बाय 20 to 25% ब्लड इज सप्लाइड टू द किडनी। सो जो किडनी के पास ब्लड आएगा वो ज्यादा आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा। सो इंक्रीज द रीनल परफ्यूजन, इंक्रीज रीनल परफ्यूजन। रीनल परफ्यूजन बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन, हमने पढ़ा था जितना ब्लड किडनी के पास आएगा, जितना फिल्ट्रेट के लिए आएगा, उसमें से 20% किडनी क्या करेगी, जो प्लाज्मा है उसका 20% फिल्टर करेगी, तो प्लाज्मा ज्यादा आएगा तो फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा। सो दिस विल इंक्रीज द जीएफआर, इंक्रीज जीएफआर, एंड व्हाटएवर अमाउंट इज फिल्टर्ड इन द किडनी, आउट ऑफ देम 1% विल बी कन्वर्टेड एज द यूरिन। सो अगर जीएफआर 100 है तो 1 ml बनेगा, जीएफआर 200 है तो 2 ml बनेगा, जीएफआर 300 है तो 3 ml बनेगा। सो जीएफआर बढ़ेगा तो यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। देन तो यही तो करना था, यूरिन आउटपुट बढ़ा मतलब डायरेक्ट इफेक्ट हो गया ना। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ योर mannitol एज वेल एज glycerol। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं है, याद हो गया तो वेरी गुड, ये ऐसे होना चाहिए। This is the end of diuretic therapy. The last topic, urinary dilution and concentration. जानते हो? Last topic, that is urinary dilution and urinary concentration. तो इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जब आप बहुत ज्यादा वाटर ड्रिंक करते हैं, when you are drinking excess amount of water, तो आपकी किडनी क्या करती है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है, जिसमें पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। एंड व्हेन यू आर हैविंग लेक ऑफ वाटर, लेस ड्रिंकिंग वाटर आपके पास है, जैसे आप डेजर्ट में खो गए कहीं पे जहाँ पानी है ही नहीं और गर्मी इतनी ज्यादा है,
तो स्वेटिंग से वाटर लॉस हो रहा है और पानी ड्रिंक कर नहीं रहे तो बॉडी के अंदर वाटर की कमी होगी तो किडनी क्या करेगी, एक्सेसिवली कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। सो इन दिस, ये हो गया। इन दिस लास्ट टॉपिक you will able to understand how the kidney is producing diluted urine and how the kidney is producing concentrated urine, कैसे concentrated और diluted urine होता है। second thing, which of the part of nephron is responsible for the diluting segment of nephron, कौन सा है और क्यों है वो हम पढ़ेंगे। next is, जो आपको मैंने पहले भी बताया था, हाइपर ऑस्मोलरिटी ऑफ रेनल इंटरस्टिशियम। जो रेनल इंटरस्टिशियम है, मेडुलरी पार्ट है, वहां पे क्या होता है, ऑस्मोलरिटी बहुत हाई होती है। कितनी होती है, 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर एंड ब्लड इज हैविंग ओनली 300। सो ये हाइपर ऑस्मोलरिटी कैसे जनरेट होती है एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ इट इज मेंटेन्ड। एक तो जनरेट करना, फिर उसको लंबे टाइम तक मेंटेन करना। सो ये सारा वन बाय वन डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। सो यूरिनरी डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन, यस है पीछे वाला, पीछे कुछ नहीं था उसमें, मैंडेटरी लिखा है उसमें और कुछ नहीं है। अरे इसमें मैंने उसको पीछे कर दिया, आगे आ गया मैं, बहुत आगे, वो पीछे ले गया बहुत सारा, क्योंकि वो ये सारा पढ़ा दिया, उसके पीछे था टॉपिक, उसमें सिर्फ एक मैंडेटरी लिखा है, कुछ नहीं लिखा। पीपीटी में मैं बहुत कम लिखता हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं इसमें कुछ लिखना ऐसे, ये बस मैंडेटरी के अलावा कुछ नहीं लिखा, खाली है और आगे कुछ नहीं, खत्म हो गया, आगे ये एमसीक्यू पेज आ गया। So next is urinary dilution and concentration. The urinary dilution depends on two mechanisms. One is hyperosmolar of medullary interstitium and second one is effect of ADH, antidiuretic hormone. So किडनी के दो पार्ट हमने किए थे, याद है। अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेडुला एंड बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स। जैसे जैसे आप जो है आउट टू इनर की तरफ मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑस्मोलरिटी जो है वो किडनी में अलग अलग होती है एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 300, it will be 400, it will be 600, it will be 800 and in the upper part of the kidney it will be 1200 milliosmol per liter. So ये कैसे मेंटेन होती है, कैसे बनता है, कौन इसमें हेल्प करता है, तो उसके लिए हमारे पास दो जो हमें पढ़ने मैकेनिज्म, वन इज हाइपरओस्मोलर ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हाइपरओस्मोलर क्यों है, कैसे है। सेकंड थिंग, इफेक्ट ऑफ एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की लिक्विड इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा उसको। Property of the medullary interstitium is maintained by three mechanisms. One is counter current multiplier, second one is urea recycling and third one is counter current, ये ना लिखिए, इसकी जगह आप लिखते हैं ओनली एक्सचेंजर, काउंटर करंट एक्सचेंजर। तो ये तीन जो पॉइंट है, थ्री थिंग्स जो है हमें डिस्कस करना है, उससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा मैकेनिज्म, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्या होता है, व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर, पता है पहले कभी सुना है, सुना तो होगा कभी, हाँ तो क्या होता है बताओ फिर, सुन के छोड़ दिया उसको, रहने दो क्या। इसलिए काउंटर और एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए एक्सचेंज तो बाद में आएगा, पहले मल्टीप्लायर पढ़ेगा। कोई नहीं, लिख लिया तो इसके बाद लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, आगे पूरा स्लाइड तो खाली है और सिर्फ तीन पिक्चर बनाऊंगा मैं, वही है तीनों का, एक इसका, दूसरे का, तीसरे का। तो आप बाद में बना सकते हैं पिक्चर्स, तो लिख लो एक बार जो लिखना है आपको, जल्दी से हो गया। तो अब आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेटेड यूरिन की तरह पूरी तरह का होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, बिल्कुल भी इसमें डाइल्यूशन नहीं आना चाहिए इधर उधर का, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। होता है साइकियाट्रिक में दो टर्म आती है, वन इज कंसंट्रेशन एंड सेकंड वन इज अटेंशन, दो होती है टर्म, attention and concentration. Attention is the when you are focus on any stimuli for a short time of period is known as attention. Like सुबह सुबह ब्रेन में होता है attention, वो कुछ देर attention, फिर वो इधर गिर रहा होता है। एंड कंसंट्रेशन यानी टीचर हमेशा कंसंट्रेट करो, वो नहीं अटेंशन करोगे। अटेंशन तो वो जो माइक पे बोल रहा है अटेंशन प्लीज, या एयरपोर्ट पे अटेंशन प्लीज, और वो अनाउंसमेंट था 2 मिनट का अनाउंसमेंट यार, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, कंसंट्रेशन, फोकस ऑन स्टिमुलाई फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या होता है देखें। अगेन आई एम ड्राइंग दिस नेफ्रॉन अगेन, ये भले कितना ही मना करे पर हमें इसको बनाना ही पड़ेगा। सो दिस इज द पीसीटी पार्ट। देन आप लोगों की जो है ये फालतू की जो हरकतें होती है ये बिल्कुल सही नहीं लगती है, पता है आपको, इससे आप लोग बेवकूफ सिद्ध होते हो अपने आप के लिए। यू आर बेवकूफ समझते हो, बेवकूफ किसको बोलते हैं, आप किताब के अंदर जाके पूरा घुस भी जाओगे ना, कभी समझ नहीं आएगा। एक भी अगर ये पिक्चर बनाया हो, घर जाके पढ़ लो किताब में और समझ आए तो मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना भी, नहीं आएगा, किताब में है भी नहीं ऐसा कुछ भी, और किताब का पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैकेनिज्म आपको खुद को जनरेट करके पढ़ने पड़ेंगे तभी आएंगे। मजाक चल रहा है जिससे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसके लिए मुझे वो रहना पड़ता है, क्योंकि वो आएंगे नहीं अंदर से, मैं भूल जाऊंगा खुद दिमाग से। मैं अगर हाइपर हो गया तो फिर मैं खुद ही पता नहीं कहाँ जाएगा, भूल जाऊंगा। और मैं कोई पढ़ के नहीं आया, मुझे भी नहीं पता, पढ़ के मुझे पता ही नहीं था शर्मा जी क्लास के, लेकिन मुझे आना पड़ गया क्योंकि वो नहीं आए थे, तो मुझे पता ही नहीं कि ये पढ़ाना है आज आपको। तो इसलिए अपने आप को इंटेलिजेंट समझो, इंटेलिजेंट बना के रखो और उसके हिसाब से पढ़ाई क्या करो। क्यों ये बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हो, हैं क्या प्रूव कर रहे हो, क्लिपिंग कर रहे हो, इससे क्या आप लग रहा है, मजा आ रहा है आपको, मजा आ रहा तो बैठ जाते बजाते, क्लिपिंग आधे घंटे तक क्लिपिंग ही कर लेते। यस, तो जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे करनी चाहिए, जरूरत नहीं है वहां पे अगर आप एक वर्ड भी बोल रहे हो तो आप बेवकूफ हो, वहां पे रिक्वायरमेंट के बिना अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो आप अपने आप को क्या प्रूव कर रहे हो, बेवकूफ। तो इसीलिए जो मैं इधर कर रहा हूँ वो समझे, आपको इधर आके मार्कर दे देना, ये ऐसे चलेगा मार्कर भी, ये नेफ्रॉन बढ़िया नहीं ऐसे जाएगा नेफ्रॉन, पता नहीं इधर नाचने लग जाओगे, डांस होगा बिना गाने के स्टेज के ऊपर, ठीक है नहीं। तो इसीलिए जो पढ़ा रहे हैं जो कर रहे हैं उस पर फोकस किया करें, वो तो पता नहीं सब कुछ पहले पढ़ाया, वो कुछ नहीं आता है, सब भूल गए।
पहले चैप्टर से लेके अब तक का कुछ भी पूछ लो, कुछ नहीं आएगा। नंबर टेस्ट में 50 आएंगे, फिर भी प्राउडली हाँ हम तो ठीक है। एग्जाम अभी सिर्फ थोड़े दिन ही और बचे, बस कुछ ही दिन बचे बस। आज जो एम्स का वेरिफिकेशन था, आज बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो है यहाँ के वो आए थे अभी वेरिफिकेशन के लिए। तो आप भी उस लाइन में लग सकते हो, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्लिपिंग तो तब करनी है जब आप सेलेक्ट हो जाओ यार, बाकी दूसरों के लिए फिर बजाते रहोगे क्लिपिंग, और फिर यही करना पड़ेगा। तो अपने लिए बजवानी है तो क्या करनी है, पढ़ना, मेहनत करना है। तो इसलिए अपने आप को प्रूव ना करेंगे आप हो, वैसे ही समझ आएंगे लोग, डोंट वरी। चलिए सो हम बात कर रहे थे काउंटर करंट मल्टीप्लायर। सो दिस इज द लूप ऑफ हेनरी। द नेक्स्ट वन इज the thick part of ascending loop of Henle, and then DCT, and last part. So basically यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक ये जो नेफ्रॉन है ये पहली बार वर्क करने वाला है, इसकी जिंदगी में इसने कभी काम नहीं किया, ये पहली बार बनाया, आज ही बनाया, और ये पहली बार वर्क करेगा। तभी तो जनरेट हुआ है, कैसे हाइपर ऑस्मोलिटी इसमें जनरेट हुई, पहली बार जनरेट होगी, फिर वो लाइफ टाइम तक मेंटेन रहेगी। सो उसको स्टार्ट से पहले कुछ चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी वो पढ़नी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज freely permeable for water till this, freely permeable for water. Solute is permeable for every part, but water की हम बात करें, water के लिए permeable free का मतलब water अपनी मर्जी से कभी भी अंदर एंड बाहर जा सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। freely permeable for water this part, but from here to till this cracking tubule से पहले till this part of the nephron is completely water impermeable. Water is not allowed to move in any situation, in any condition, either in hormone, किसी भी कंडीशन में वाटर का reabsorption इस पार्ट से नहीं होगा। only and only solute is transported with the help of transport. वाटर का reabsorption इस पार्ट से नहीं होता है। so these are the two questions याद रखने, which one the part of the nephron is freely permeable for water, the early half of the nephron, or we can say PCT, and half of the loop of Henle, which is descending loop of Henle. Ascending loop of Henle and DCT part is half of DCT till completely impermeable for water. The next, the last part of the DCT and the collecting tubules are water reabsorber, ये वाटर को reabsorb कर सकते हैं, but these are totally depend on hormones. freely movable नहीं है वाटर, यहाँ पे सिर्फ किस पे डिपेंड है, ये हार्मोन्स के ऊपर। like here principal cell, और ये not principal, sorry, principal cell नहीं, I use a different color. So after DCT the collecting tubules, not only DCT तक तो आपका वाटर impermeable है, ये जो पार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, this is the collecting tubule, this part is reabsorb the water but with the presence of hormone only, without hormone नहीं करेगा, and that hormone is ADH. तो ये तीन पार्ट जो नेफ्रॉन के याद रखने, half part of the nephron is water permeable, freely impermeable, half part is water impermeable, and collecting tubules are reabsorb the water, it is only reabsorber, ये वापस भेजता नहीं है, सिर्फ reabsorb करता है, और वो भी किसके इन्फ्लुएंस से, ADH के इन्फ्लुएंस से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो हम बात कर रहे थे, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। सो ये मैं बता रहा हूँ कलर सोर्स जो भी हमने किए, कलर नहीं चाहिए हमें। चलिए सबसे पहले जब हम बात करें ब्लड जो है यहाँ पे आएगा थ्रू द एफरेंट आर्टेरियोल्स, ब्लड की सप्लाई होगी यहाँ पे। So with the help of afferent arterioles, the blood will be moved into this glomerulus, and through the efferent arterioles, blood will be moved out. This is the glomerulus. जो blood यहाँ पे reach होगा, इसकी osmolality कितना होगा? 300. जो blood की osmolality वही होगा. So the blood osmolality is 300 milliosmol. Filtration होगा, and filtrate जो यहाँ पहुँचेगा. What is the osmolality of filtrate? What is the osmolality of filtrate? So it will also 300. Equal amount of solute and solvent will filtered here. That's why the osmolality will be 300. अगर आप कम ज्यादा करोगे तो फिर blood की osmolality में changes आ जाएगी. अगर आप solute ज्यादा ले लोगे, solvent कम लेंगे, तो उस कंडीशन में ब्लड की ऑस्मोलिटी कम हो जाएगी और ब्लड हाइपोस्मोलर हो जाएगा। अगर आप सॉल्वेंट ज्यादा लेंगे और सोल्यूट कम लेंगे तो ब्लड हाइपरऑस्मोलर हो जाएगा। इसलिए ऑस्मोलिटी हमेशा इक्वल रहती है, क्योंकि इक्वल प्रोपोर्शन में फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे ऑस्मोलिटी कितनी है, सेम, जो ब्लड की है वो यहाँ पे फिल्टर होगी। ये सेल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया, दिस इज द पीसीटी सेल, इट विल रीअब्सॉर्ब नियर बाय 65% सब्सटेंसेस, करता है ऐसे। एंड उसके बाद ये जो सब्सटेंस फिल्टर है वो नीचे की तरफ मूव किया जाएगा, यहाँ से रीअब्सॉर्प्शन जो होना था वो हो गया, एंड बाकी जो बचा है वो यहाँ पे आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज द फिल्ट्रेट इज हैविंग ऑस्मोलिटी 300 एट दिस पार्ट कॉमन कप। ये फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ जब पहुंचेगा तो व्हाट इज द ऑस्मोलिटी ऑफ दिस फिल्ट्रेट, इसकी ऑस्मोलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी? The osmolality will increase, decrease और same है। क्वेश्चन सिंपल है, ये है यहाँ पे, इसमें से 65% लाइक सोडियम रिएब्सॉर्ब हो गया, क्लोराइड रिएब्सॉर्ब हो गया, वाटर रिएब्सॉर्ब हो गया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, बहुत सारे सब्सटेंस, बाइकार्बोनेट, सारे क्या हो गए, रिएब्सॉर्ब। अब जो बचा है 35% वो यहाँ पे आएगा, उसकी ऑस्मोलिटी कम होगी, ज्यादा हो गया, इक्वल रहेगा। यस, कम, इक्वल। सो पहले भी मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया था, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग लेमन जूस, 5 ग्लास ऑफ लेमन जूस, एंड इफ यू रिमूव 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस आउट ऑफ दिस 5, तो पीछे 3 बचेगा, 3 ग्लास, क्या उसकी स्वीटनेस, सॉल्टीनेस वो डिफरेंट कम होगा, ज्यादा होगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा, क्यों? Because we removed the substances in equal proportion, solute and solvent is removed in equal proportion, इसको हम बोलते हैं isotonic reabsorption. So यहाँ पे जो reabsorption हुआ वो क्या है, isotonic reabsorption, and that's why the osmolality of this filtrate is still same, that is 300 यहाँ। Clear? Next, ये 300 के साथ जब आगे पहुंचेगा, यहाँ तक आने के बाद अब वाटर का reabsorption बंद, वाटर इधर ही reabsorb हो सकता है, आगे वाटर का reabsorption नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या था, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। सो यहाँ पे क्या होगा, थ्रू दिस चैनल, through this transporter, 1 sodium, 1 potassium and 2 chloride will be reabsorbed from luminal fluid। कहां से reabsorb हुआ, luminal fluid से। इसकी osmolality कितनी है यहाँ पे, 300 है। इसमें से क्या reabsorb हुआ, सोडियम
पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड, और ये सारे के सारे कहां चले जाएंगे आपके इस रेनल इंटरस्टिशियम में, जो बाहर वाला पार्ट है इस रेनल इंटरस्टिशियम में ट्रांसफर हो जाएंगे सारे, सोडियम इधर आ जाएगा और उसके साथ क्लोराइड भी बाहर आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम दिस को ट्रांसपोर्टर, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑस्मोलिटी? ऑस्मोलिटी कम होगी, ज्यादा होगी या सेम रहेगी? ऑस्मोलिटी ऑफ दिस फिल्ट्रेट फ्लूइड जिसकी पहले कितनी थी 300, इसमें से हमने क्या निकाला सोडियम पोटेशियम एंड 2 क्लोराइड. अब ये जब यहां पहुंचेगा तो इसकी ऑस्मोलिटी कम ज्यादा या सेम? सो आपने सिर्फ क्या रिमूव किया? सोल्यूट. सॉल्वेंट को हमने रिमूव नहीं, पानी को हमने रिमूव नहीं किया क्योंकि पानी के लिए इम्परमिएबल है. सिर्फ क्या रिमूव किया हमने? सोल्यूट. और जब सोल्यूट बाहर आएंगे तो पीछे क्या बचेगा? सॉल्वेंट. और वो सॉल्वेंट ऑस्मोलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज. सो ये 300 से कहां पहुंच गया? कम हो गया यहाँ पे 200, मान लीजिए 200 है. क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जो ये रेनल इंटरस्टिशियम मतलब नेफ्रॉन के अराउंड जो खाली स्पेस है, ये पूरा इंटरस्टिशियम, किडनी का इंटरस्टिशियम जहां पे नेफ्रॉन अंदर है, और उसके चारों तरफ का जो एरिया, ये वाला एरिया, ये चारों तरफ. यहाँ पे भी जब पहली बार नेफ्रॉन था तब किडनी की ऑस्मोलिटी हर जगह कितनी रहेगी? 300. जो बॉडी की ऑस्मोलिटी है वो सब जगह रहेगी. तो यहाँ पे ऑस्मोलिटी कितनी है? 300. एवरी पार्ट ऑफ द किडनी ऑस्मोलिटी इज 300. और ये इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलिटी की बात करें. अब होगा क्या, जब ये सोडियम और क्लोराइड इस सेल से बाहर निकल के किसके अंदर आएंगे? इस इंटरस्टिशियम में आएंगे. तो किसका अमाउंट इंक्रीज करेंगे? सोल्यूट और सॉल्वेंट का. सोल्यूट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे. जब सोल्यूट का अमाउंट इंक्रीज होगा तो इस ऑस्मोलिटी में कुछ चेंजेस आएगा? ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज? दिस विल इंक्रीज. सो जब ये चैनल वर्क करेगा और सोडियम एंड क्लोराइड को बाहर ट्रांसफर करेगा तो उस कंडीशन में जो ऑस्मोलिटी पहले 300 थी अब वो चेंज होगी, कितनी हो जाएगी? लाइक इट विल बी रीच टू 400. कितना पहुंच गया? 400. क्लियर है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा है. तो यहां तक क्लियर? कोई डाउट? हम बात कर रहे हैं पहली बार नेफ्रॉन की, फर्स्ट टाइम ऑफ द नेफ्रॉन. ये हो गया पहली बार का फिल्ट्रेशन. अब दूसरी बार जब फिल्ट्रेट होगा तो फिर ब्लड आएगा और इसकी ऑस्मोलिटी अगेन कितनी रहेगी? 300. व्हेन दिस विल मूविंग डाउन, अब आप देखेंगे कि पहले तो यहाँ पे ऑस्मोलिटी थी 300 और यहाँ पे कितनी थी? 300. लेकिन बाहर की ऑस्मोलिटी क्या है? 400. और अंदर की ऑस्मोलिटी कितनी है? 300. तो ऑस्मोलिटी ज्यादा ज्यादा किधर है? बाहर. उस कंडीशन में क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा, जो हमने बनाया था थोड़ी देर पहले. ऑस्मोसिस होगा और ऑस्मोसिस क्या करेगा? वाटर को अपनी ओर पुल करेगा. सो मोर एंड मोर वाटर विल बी पुल्ड आउट फ्रॉम दिस ल्यूमिनल फ्लूइड. ल्यूमन से क्या बाहर जाएगा? वाटर. जब इस ल्यूमन के फ्लूइड से वाटर बाहर जाएगा तो इसकी ऑस्मोलिटी में क्या चेंजेस आएगा? नहीं आएगा? ऑस्मोलिटी क्या होगी? इंक्रीज. सो नाउ दिस ऑस्मोलिटी जो पहले कितनी थी 300 थी, सपोज इट विल बी रीच, जब यहां आएगा तो ऑस्मोलिटी कितनी हो जाएगी? 400. अब ये ऑस्मोलिटी 400 वाला कहां पहुंचेगा? यहाँ पे. जब ऑस्मोलिटी यहाँ पे 400 होगी, हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड है, और जब फ्लूइड हाइपर ऑस्मोलर होता है तो ये चैनल बहुत खुश, ये ट्रांसपोर्टर बहुत खुश हो जाता है. जितना ज्यादा हाइपर ऑस्मोलिटी होगा उतना ज्यादा क्या करेगा? ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करेगा. सो प्रीवियसली जो रिएब्जॉर्प्शन था उससे रेट ऑफ रिएब्जॉर्प्शन और क्या हो जाएगी? ज्यादा. उस कंडीशन में और ज्यादा सोडियम एंड क्लोराइड क्या होंगे? इंटरस्टिशियम में ट्रांसफर होंगे. और जब ज्यादा सोडियम एंड आपके क्लोराइड ट्रांसफर होंगे तो ये ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होके नाउ इट विल रीच टू 600. अगेन फिल्ट्रेशन होगा. 300 वाला इधर है, बाहर कितनी है? 600. सो ये वाटर को और ज्यादा क्या करेंगे? रीअब्सॉर्ब. तो ये ऑस्मोलिटी 300 से कहां पहुंच जाएगी? 600. और ये 600 वाला जब यहां पहुंचेगा तो ये ट्रांसपोर्टर और ज्यादा सोडियम क्लोराइड को क्या करेगा? रीअब्सॉर्ब. और उससे ये ऑस्मोलिटी 600 से कहां पहुंच गई? 800, 900 और 1000. ये पहुंच गई 800, ये भी 800. और अल्टीमेटली लास्ट इसकी कैपेबिलिटी वो कहां तक पहुंचा सकता है? इसको 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर. दिस मैकेनिज्म इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर क्यों? क्योंकि हर एक स्टेज में करंट को इंक्रीज कर रहा है. पहली बार 300 से 400 किया, 400 से 700 किया, 700 से 800, 800 से 1000, 1000 से 1200. इसलिए मल्टीप्लायर. और ये काउंटर करंट एक इधर एक इधर, इधर से बढ़ रहा है, इधर जाके वापस ट्रांसफर करेगा. वाटर को ले रहा है, एक सोल्यूट्स को ले रहा है, उससे आपका ये काउंटर करंट, इसलिए काउंटर करंट मल्टीप्लायर. क्लियर? यस. आया कुछ? घर पे जाके थोड़ा बहुत को थोड़ा ज्यादा करना है अपने हाथों से. सिंपल है, कुछ भी नहीं है. पहला वाला जो था वो है वही बार बार इंप्लीमेंट होगा. जितनी बार फ्लूइड मूव करेगा उतनी बार उसकी ऑस्मोलिटी क्या होगी? इंक्रीज. दिस मैकेनिज्म इज नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर. This is the first mechanism which is responsible for hyper osmolarity of the interstitium, medullary interstitium. Second mechanism क्या था? यूरिया recycling. अब क्या होगा यूरिया का? देखें. So from this part, this is the end part of collecting tubules to this part. This part of the nephron is completely impermeable for urea. आगे अभी हम यूरिया की बात करें, वाटर का हो गया. नाउ जो सेकंड पार्ट मैंने बनाया पर्पल कलर में, फ्रॉम हियर टू हियर, यूरिया का एक स्मॉल अमाउंट भी रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता यहाँ से. बाकी पार्ट से थोड़ा बहुत रीअब्सॉर्ब होता है, लाइक लिटिल बिट रीअब्सॉर्ब हियर, लिटिल बिट रीअब्सॉर्ब हियर, और यहाँ भी हो सकता है. बट इस पार्ट में यूरिया का रीअब्सॉर्प्शन जीरो. So a huge amount of urea will be transferred from this segment to this part, like at the last part of the collecting tube. Papilla जो हमने पढ़ा था, यहाँ था renal papilla, वहाँ पे आएगा. यहाँ पे क्या होगा? Huge amount of urea. When this high amount of urea reaches this part, the last part of this collecting tubules is permeable for urea. यहाँ से यूरिया का क्या हो सकता है? रीअब्जॉर्प्शन किया जा सकता है. यूरिया क्या होता है? यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है. यूरिया इज अ solute or solvent? Solute. So when urea is reabsorbed and reach into the renal interstitium, it will increase the osmolality or decrease the osmolality? Increase the osmolality. So ये भी हेल्प करेगा. नियर बाय 30 to 40% जो osmolality होती है वो ये यूरिया बनाता है, और रिमेनिंग 60 to 70% बनाता है आपका ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर. नाउ ये यूरिया यहाँ से स्लोली स्लोली आगे मूव करेगा, और ये जब इस लूप ऑफ हेनले पे पहुंचेगा तो ये पार्ट इसको वापस क्या कर लेगा? रीअब्सॉर्ब. यूरिया वापस आ गया इसमें, एंड यहाँ से फिर आगे जाएगा, इधर जाएगा, और यहाँ पे आके फिर इधर आ जाएगा. सो इस तरह से यूरिया का क्या होगा? ये साइकिल बन गई, बार बार हो रही है रीसाइक्लिंग ऑफ द यूरिया, एंड उसकी वजह से यूरिया यहाँ रहेगा तो आपकी बॉडी में क्या बनाएगा? ये हाइपर ऑस्मोलिटी ऑफ द रीनल इंटरस्टिशियम. सो दिस इज नोन एज यूरिया रीसाइक्लिंग. यूरिया रीसाइक्लिंग. तो ये दोनों मैकेनिज्म आपकी हाइपर ऑस्मोलिटी को फॉर्म करने में आपकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. यस है जी. एक बार और करें. इट इज वेरी ह्यूज. चलिए बोलिए. मैंने जो नेफ्रॉन बनाया
चलो और बनाता हूं मैं, आप लोग के लिए एक बार और बना देता हूं, लास्ट टाइम बना रहा हूं मैं इस सिस्टम में। उसके बाद ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एंड। अब आप अपनी नोटबुक अगर रख दोगे तो ज्यादा आई थिंक समझ पाओगे, और अगर आप लिखते रहोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली जो हम बात करें यहाँ पे, जब भी ब्लड का क्या होता है, ये नेफ्रॉन अभी पूरी तरह से एम्प्टी है, खाली है, इसमें कुछ नहीं है। अगर हम ऑस्मोलिटी की बात करें तो ब्लड की ऑस्मोलिटी की इक्वल ऑस्मोलिटी यहाँ भी 300 है, रिनल इंटरस्टिशियल में कितनी ऑस्मोलिटी है 300, ब्लड की भी कितनी है 300। ये जब फिल्टर्ड होता है तो इक्वल अमाउंट में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फिल्टर होता है, इसलिए यहाँ ऑस्मोलिटी कितनी रहेगी हमेशा 300। पीसीटी सेल जो है वो हमेशा आइसो रीअब्जॉर्प्शन करती है, आइसो रीअब्जॉर्प्शन। आइसो रीअब्जॉर्प्शन का मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल बी रीअब्सॉर्ब्ड एट दिस पार्ट। सो ये सेम ऑस्मोलिटी के साथ फ्लूइड पहुंचेगा नीचे, अमाउंट कम हो गया पर ऑस्मोलिटी सेम रहेगा क्योंकि 65% या रीअब्सॉर्ब हो गया। अब प्रॉब्लम कब होगी, जो हमने यहाँ पे बनाया था कि ये जो पार्ट है वाटर परमिएबल बट आगे का पार्ट वाटर इम्परमिएबल, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पास है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड कोट्रांस। ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ पे 300 और यहाँ भी 300, यहाँ भी 300। व्हेन इट रीच हियर, ये इसमें से क्या लेता है सोडियम, ये सेल बना दिया मैंने, पोटेशियम एंड उसके साथ में क्लोराइड। ये कहां से लिया इसने, जो ह्यूमन का फ्लूइड था उसमें से सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब कर लिया। सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड्स आर द सोल्यूट। जब सोल्यूट बाहर निकल जाएंगे तो पीछे से पानी बचेगा, और पानी की जो ऑस्मोलिटी होती है वो क्या हो जाती है कम। इसलिए हमने लिखा कि 300 से ऑस्मोलिटी क्या पहुंच गई 200। क्यों पहुंची, क्योंकि यहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, सिर्फ सोल्यूट का एब्जॉर्प्शन हुआ, दैट्स व्हाई द ऑस्मोलिटी इज रिड्यूस्ड। क्लियर है, ये हो गया पहली बार में, लाइफ में पहली बार जब इस नेफ्रॉन ने काम किया तब ऑस्मोलिटी इस तरह से चेंज हुई। जब दूसरी बार ऑस्मोलिटी होती है यहाँ पे, जब हम ओके हाँ इस सेकंड पार्ट इसका वाला, ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे आ गया अंदर सेल में, थ्रू द एटीपेजेस फॉर्म सोडियम का जाएगा बाहर और आपका क्लोराइड भी का जाएगा बाहर। ये किसके अंदर मिक्स हो रहा है, जो रिनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर मिक्स हो रहा है। अब वहां जाके मिक्स हो रहा है सोल्यूट सोडियम, लाइक जैसे आपके पास एक ग्लास पानी है उसमें 1 चम्मच शुगर डाल रखा आपने तो उसकी ऑस्मोलिटी 300 है, अब उसमें 1 चम्मच शुगर और डालेंगे तो ऑस्मोलिटी क्या होगी बढ़ेगी। सो ये ग्लास ऑफ वाटर भरा हुआ है जिसकी ऑस्मोलिटी 300 थी, आपने इसमें क्या मिला दिया और सोडियम एंड क्लोराइड मिला दिया, तो इसकी ऑस्मोलिटी बढ़ के क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी। सो सोडियम क्लोराइड जब आएंगे तो ये ऑस्मोलिटी को कहां लेके जाएंगे, पहले जो 300 थी फर्स्ट नेफ्रॉन की वो 400 हो गई, 400 हो गई। क्लियर आता प्रीवियसली जो फर्स्ट टाइम नेफ्रॉन काम कर रहा था तब यहाँ भी ऑस्मोलिटी कितनी थी 300 और यहाँ भी कितना था 300, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई भी ऑस्मोटिक चेंजेस नहीं था, कोई भी वाटर इधर उधर मूवमेंट नहीं था क्योंकि ऑस्मोलिटी दोनों तरफ क्या थी सेम थी। अब ये जब सेकंड टाइम मूवमेंट करेगा उस टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑस्मोलिटी 300 और बाहर ऑस्मोलिटी 400, क्योंकि ये सोडियम एंड क्लोराइड इसमें ऐड हो गए थे। तो दोनों में ऑस्मोटिक चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, अंदर कम है बाहर ज्यादा, जिधर ज्यादा होगा वो किसको पुल करेगा वाटर को अपनी ओर पुल करेगा। सो अंदर से वाटर कहां जाएगा बाहर, यहाँ से कौन बाहर आ गया वाटर। जब H2O का ज्यादा रिएब्जॉर्प्शन होगा तो पीछे क्या बचेंगे सोल्यूट, और जब सोल्यूट ज्यादा रहेंगे तो ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज। सो ये 300 जो ऑस्मोलिटी जब यहाँ पहुंचेगा तो ये ऑस्मोलिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी 400, और यही 400 कहां पहुंचेगा यहाँ पे। नाउ ये जो ट्रांसपोर्टर है इस ट्रांसपोर्टर का काम है कि आपको यहाँ से आगे सिर्फ और सिर्फ 10% से ज्यादा फिल्ट्रेट आगे नहीं भेजना है। अगर ज्यादा सोडियम पोटेशियम आता है तो उसको क्या करना है ज्यादा रीअब्सॉर्ब करना है, अगर हाइपरऑस्मोटिक फ्लूइड आ रहा है तो उसमें से ज्यादा सोल्यूट को क्या करना है रीअब्सॉर्ब करना है। सो यहाँ पे पहले 300 थी अभी कितनी है 400, मतलब ऑस्मोलिटी क्या है ज्यादा है, तो ये क्या करेगा उस ऑस्मोलिटी को डिक्रीज करने के लिए ज्यादा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करेगा और उससे ये 400 से वापस किस पाएगा 200 पे। बट जो रीअब्सॉर्प्शन है वो जस्ट डबल हो गया पहले कंपैरिजन। सो जब डबल होगा तो यहाँ पे जो सोडियम एंड क्लोराइड ट्रांसफर होंगे वो भी क्या हो जाएंगे डबल ज्यादा है, और जब डबल आएंगे तो पहले जब 300 से 400 हुई तो 400 से भी ज्यादा होगी क्योंकि डबल निकले। तो मान लीजिए 400 से कितना पहुंच गया 600, क्लियर। फिर से फिल्टर्ड होगा 300 के साथ आएगा, लेकिन अब बाहर क्या है 600 और अंदर 300। इट मींस और प्रीवियस टाइम से ज्यादा वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे जो वाटर पहले बाहर निकला था उससे इस बार और ज्यादा क्या होगा वाटर बाहर आएगा। जब वाटर ज्यादा बाहर निकलेगा तो इसकी ऑस्मोलिटी पहले से भी ज्यादा बढ़ेगी। सो 400 से क्या पहुंच जाएगा 600, और ये 600 यहाँ पहुंचेगा। जब 600 होगा तो ये चैनल ट्रांसपोर्टर और ज्यादा रिएब्जॉर्प्शन करेगा और उस कंडीशन में इंटरस्टिशियम को और ज्यादा क्या बनाएगा हाइपरऑस्मोलर। ये 600 से कहां जाएगा 800, अगली बार जब आएगा तो और ज्यादा वाटर रिएब्जॉर्ब होगा और 800 से 1000 1200, और ये प्रोसेस कंटीन्यूअसली कब तक जब तक 1200 मिलीऑस्मोल नहीं होगा तब तक। क्लियर, ये हो गया। उसके अलावा मैंने बताया था यूरिनरी साइकिल, वो तो आपको क्लियर हो गया था। लास्ट जो है वो है हाउ दिस हाइपरऑस्मोलिटी इज मेंटेन्ड। इसको मेंटेन कौन करता है, इसका आंसर आप ही को देना है। हु और नॉट हु, व्हिच पार्ट ऑफ द किडनी और नेफ्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हाइपरऑस्मोलिटी ऑफ दिस रीनल इंटरस्टिशियम। क्लियरली मैंने लिखा था। अगर आपको याद हो तो हमने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़े थे और उनमें दो टाइप की कैपिलरीज पढ़ी थी। There is a one type of capillaries known as peritubular capillaries, which is responsible for urine formation, and one capillaries which is responsible for the maintenance of hyperosmolality of the renal interstitium. Vasa recta, याद है? अभी तो याद आएगा ही। So उस टाइम मैंने बोला था कि वाजा रेक्टा कैसे करता है मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, तो अभी हम उसको देखते हैं और फिर एंड करते हैं वाजा रेक्टा का क्या रोल। सो वाजा रेक्टा जानते हो कैसा होता है, ये इसके अंदर लूप नहीं बनाता, इस तरह से आता है और चला जाता है। दिस इज द वाजा रेक्टा। इधर से ब्लड एंटर करेगा और इधर से ब्लड बाहर जाएगा, ये क्या है वाजा रेक्टा। अभी हमने बोला था इधर ऑस्मोलिटी कितनी थी 300, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ऑस्मोलिटी क्या होगी 400, देन 600, देन आपका 800। इंटरस्टिशियम में नीचे जाएंगे ऑस्मोलिटी बढ़ेगी 900 और 1000 लिख दो, एंड लास्ट इज 1200। When you are going deeper into the kidney or interstitium, the osmolality will increase and last up to the 1200 milliosmol. अब होगा क्या, ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, ब्लड की ऑस्मोलिटी 300, यहाँ भी ऑस्मोलिटी 300, कोई भी एक्सचेंज होगा क्या, ब्लड इज परमिएबल और नॉट परमिएबल, ब्लड वेसल सॉरी ब्लड वेसल इज परमिएबल मेम्ब्रेन और नॉट परमिएबल, इट्स अ परमिएबल फॉर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बाथ, दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। नाउ जब ये ब्लड नीचे की तरफ जाएगा यहाँ पे
So here the okay, I use a different color for this 300 and here the osmolarity is 400. यानी इधर osmolarity क्या है ज्यादा और इधर osmolarity कम. So क्या होगा यहाँ से क्या होगा वाटर बाहर. जब वाटर बाहर जाएगा तो इसकी osmolarity कितनी होगी 400. जब ये 400 यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ कितनी है 600. तो और क्या होगा वाटर. इट मींस कॉन्स्टेंटली यहाँ से बाहर पहुंच जाएगा. वाटर विल मूव आउट. H2O जो है क्या हो रहा है बाहर जा रहा है. इससे osmolarity क्या हो रही है 600 800 1000 एंड यहाँ पहुंचने कितनी हो जाएगी. ये ब्लड की osmolarity के अंदर देखने को मिलता है आपको चेंजेस. यही चीज जब हम आगे की तरफ जाएंगे यहाँ पे भी 1200 के साथ आ गया इक्वल osmolarity के साथ. जब ये आगे की तरफ जाएगा यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे 1200 और यहाँ कितनी है 1000. इट मींस इधर osmolarity क्या है कम और इधर ज्यादा. तो ये अब क्या करेगा अपनी ओर से क्या करेगा जो इसके पास सोल्यूट है उनको क्या करेगा ट्रांसफर करेगा किसके पास बाहर. जब सोल्यूट को ट्रांसफर करेगा तो इसकी osmolarity वापस कितनी होगी 1000. और ज्यादा सोल्यूट देगा तो osmolarity 800 और ज्यादा देगा तो 600 एंड यहाँ पे 400 एंड अल्टीमेटली वापस 300. यहाँ पे पहली कंडीशन में वाटर जो है आउट होगा, दूसरी कंडीशन में सोल्यूट जो है बाहर जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा दोनों का वापस बैलेंस होता रहेगा. अब यहाँ ये समझने का जो पर्पज हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर नेफ्रॉन सीधा होता वाजा रेक्टा क्या होता स्ट्रेट होता कर्व नहीं होता. अगर यहाँ से सीधा होता तो क्या होता जब ये सीधा होता तो ये 1200 वाला सीधा कहाँ निकल जाता बाहर. और उस कंडीशन में आपकी जो इंटरस्टिशियम की osmolarity वो क्या हो जाती लॉस हो जाती, वो मेंटेन नहीं रहती. इसको मेंटेन रखने के लिए नेचर ने क्या किया इसको ऐसे कर्व बनाया. सो जब ये इधर की तरफ जाएगा तो अपने को osmolarity बढ़ेगा, इधर जाएगा वापस कम कर देगा और अंदर की हमेशा कितनी मेंटेन रहेगी 1200 मिली ओस्मोल. और ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर. यहाँ पे क्या कर रहा है एक्सचेंज कर रहा है इसलिए इसका नाम क्या है काउंटर करंट एक्सचेंजर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस हाइपर osmolarity ऑफ द रेनल इंटरस्टिशियम. और ये कौन करता है तो आंसर इज वाजा रेक्टा. Clear? Now this is the end of our system. If you have any doubt, if you have any query, you can ask. If you have any doubt, सुन ले और भी. अगर फिर भी आपको घर जाने के बाद डाउट लगता है, टुमारो सिर्फ एक ही क्लास है, बाकी सारी क्लासेस संडे छुट्टी रहती है. आप ही का एक क्लास होगा जो मैं लूंगा 2 to 5. उसके बाद आपकी भी छुट्टी होगी. अगर आपके डाउट्स हैं तो आप 5 बजे बाद आके पूछ सकते हैं. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नए सिस्टम के साथ जब भी क्लास होगी तो.